हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग नाबार्ड ग्रेड ए 2026 के लिए एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कर रहे हैं। 7th सेशन है, ये हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम का ग्रुप है। नाबार्ड GRA आप टाइप करेंगे आपको चैनल मिलेगा, और नाबार्ड ग्रेड ए आप टाइप करेंगे आपको टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा। इन्हें आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट्स, एग्जिस्टिंग वीडियो की PDF नोट्स और डिस्कशंस का आप पार्ट बन पाए। ये हमारा सिलेबस है नाबार्ड का, फर्स्ट पार्ट सिलेबस का, जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर से हम लोग अब तक क्रॉपिंग सिस्टम तक कर चुके हैं। 7th वीडियो है हमारा जिसमें हम लोग प्रॉब्लम्स ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की बात करेंगे। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कहाँ के लिए होता है? जहाँ पे लैंड ड्राई होती है, सीधी सी बात है ना। मतलब यहाँ पर पानी कम होता है, पानी कम होने का मतलब है कि बारिश यहाँ पर कम होती है। तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की जब बात करते हैं तो हम उस एरिया की फार्मिंग की बात कर रहे हैं जहां पे एनुअल रेनफॉल 750 मिलीमीटर से कम होती है, इरेटिक होती है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। यहाँ पर जो क्रॉप प्रोडक्शन होगा वो रेसिडुअल सॉइल मॉइस्चर पे डिपेंड करता है और मॉनसून बिहेवियर पे डिपेंड करता है। रेसिडुअल सॉइल मॉइस्चर कैसे? मिट्टी में जो पानी रह गया है, बारिश हुई कभी, उसके बाद मिट्टी गीली है, मिट्टी में नीचे पानी है, उसके ऊपर ये एग्रीकल्चर डिपेंड करेगा। ये जो रीजन होते हैं यहाँ पे मल्टीपल बायोफिजिकल, सोशो इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस आते हैं। बायोफिजिकल, सोशो इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, जिसकी वजह से रिस्क बढ़ता है। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम होती है और लाइवलीहुड स्टेबिलिटी की भी एक तरह से कि वो हमेशा थ्रेटन्ड वे में रहती है, रिस्क होता है उसका। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसमें क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स की बात करते हैं कि क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स किस तरह की होती हैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में। क्लाइमेटिक कांस्टेंट जो होते हैं ना, सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से जो हमारा ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है वहां पे क्रॉप की सक्सेस होगी या फेलियर होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे मानसून, मतलब मानसून तो है बट इरेटिक है या फिर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर आपके पास बारिश अच्छी हो रही है तो आपकी फसल अच्छी होगी, बारिश अच्छी नहीं हो रही तो आपकी फसल उसमें बर्बाद हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि ड्राई लैंड है, तो इटसेल्फ टेम्परेचर से हम लोग समझ पा रहे हैं ना कि सूखा पड़ रहा है, तो मतलब वहां पे एक तो बारिश तो वैसे ही नहीं हो रही है, ऊपर से टेम्परेचर भी ज्यादा है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हो गई टेम्परेचर की और अनइवन रेनफॉल की, ये प्रॉब्लम्स हैं वहां पे। दीज प्रॉब्लम इन्फ्लुएंस सोइंग विंडोज, क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी और ईल्ड स्टेबिलिटी। इसमें लो एंड इरेटिक रेनफॉल अगर हम लोग देखें, सबसे पहले लो इरेटिक रेनफॉल में क्या होता है, जो ड्राईलैंड रीजन होते हैं ना, वहां पे यूजुअली जो टोटल रेनफॉल होती है सीजन की वो 300 से 750 मिलीमीटर होती है। ठीक है, हम सेंटीमीटर की बात नहीं कर रहे हैं, मिलीमीटर की बात कर रहे हैं। बट मोर इंपॉर्टेंटली रेनफॉल इज हाईली इरेटिक इन टाइमिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटेंसिटी। कब हो रही है कब नहीं हो रही है कुछ अता पता नहीं है। मॉनसून यहाँ पे लेट आएगा, जल्दी यहाँ से चला जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो लार्ज रेनफॉल इवेंट्स होते हैं वो तो हो जाएंगे कि अचानक से बारिश बहुत तेज हुई, बट उसके बाद में लॉन्ग ड्राई स्पेल होता है जिसकी वजह से क्रॉप प्लानिंग डिफिकल्ट हो जाती है। तो ये जो इस तरह की इनस्टेबिलिटी हुई, इसकी वजह से क्रॉप्स हमारे सफर करते हैं। कोई जर्मिनेशन पे कभी सफर कर गए, कभी फ्लावरिंग के टाइम पे दिक्कत हो गई, कभी ग्रेन फाइलिंग के टाइम पर दिक्कत हो गई। इसकी वजह से कई बार पार्शियल क्रॉप फेलियर्स होते हैं, कई बार पूरी की पूरी फसलें बर्बाद हो जाती है। तो ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है रेनफॉल की, इसकी वजह से फार्मर्स क्या करते हैं, लो इनपुट रिस्क एवर्स प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। बट उसमें क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी उनकी लिमिट हो जाती है। प्रोडक्टिविटी लिमिट हो गई मतलब उनके इनकम जनरेशन के एवेन्यूज भी लिमिट हो गए। हाई एवापो ट्रांसपिरेशन रेट्स हैं यहाँ पर। टेम्परेचर जो होता है ड्राई लैंड का वो काफी ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी लो होती है और हवा तेज होती है, जिसकी वजह से एवापो ट्रांसपिरेशन लॉसेस जो होते हैं। देखो, एवापोरेशन क्या होता है? एवापोरेशन होता है आपके ग्राउंड पे पानी है, पानी भाप बन के उड़ गया। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जो पेड़ की पत्ती होती है, पत्ती में नीचे की तरफ छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जहां से पानी एवोपोरेट होता है। तो जो पानी हम फसल को दे रहे हैं, पेड़ को दे रहे हैं, उसका कुछ पार्ट वो एवोपोरेट हो जाता है। जब वो एवोपोरेट हो जाता है, गर्म अपने टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हमारा पेड़ या प्लांट जो है वो और ज्यादा पानी लेता है। तो जब एवोपो तो ये दोनों जो चीजें मिलती है ना, दोनों प्रोसेस मिला के एवोपो ट्रांसपिरेशन कहलाता है। जो हमारे मिट्टी का पानी है वो भी उड़ रहा है और हमारे पेड़ के थ्रू भी उड़ रहा है या पौधे या फसल के थ्रू भी उड़ रहा है। तो हमारे एवापो ट्रांसपिरेशन लॉसेस भी यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और वो इतना ज्यादा हो जाता है कि कई बार क्या होता है कि बारिश उतनी होती ही नहीं है जितनी हमें रिक्वायर्ड है। इवन व्हेन रेन अकर्स, रैपिड एवापोरेशन होता है जिसकी वजह से जो वाटर अवेलेबल है प्लांट यूज के लिए वो भी कम हो जाता है। तो कॉन्टिन्यूसली एक मॉइस्चर का स्ट्रेस रहता है। हाई ईटी एक्सलरेट सॉइल ड्राइंग। ईटी से मतलब है एवापो ट्रांसपिरेशन। तो हाई ईटी एक्सलरेट सॉइल ड्राइंग है ना, मिट्टी जल्दी सूखती है, जिससे सीडलिंग का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, रूट स्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाता और ओवरऑल वेजिटेटिव ग्रोथ रुकती है। क्लियर? Crop experience hidden hunger for water even in non-drought years.
ड्यू टू परसिस्टेंट एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर डिमांड, क्योंकि सूखी हवा चल रही है, वो पानी को बिल्कुल एकदम से पौधे से पानी खींच ले रही है। तो कॉन्स्टेंटली मॉइस्चर डिमांड ऐसी है कि अगर बारिश हो भी रही है उसके बाद भी वहां दिक्कतें होती हैं, ये एवापोट्रांसपिरेशन रेट्स की वजह से। फिर फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स यहाँ पर आते हैं। फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स क्या होते हैं? जो ड्राईलैंड जोन्स होते हैं ना, वहां पे कई बार मेट्रोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल और एग्रीकल्चरल ड्रॉट्स होते हैं ना, कई बार 2-2 3-3 साल। क्यों? क्योंकि बारिश बहुत बुरी पड़ रही है, हो ही नहीं रही है, बारिश बहुत कम पड़ रही है, मॉइस्चर जो आ रहा है वो फौरन खत्म हो जा रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हो इस तरह को। जो ड्रॉट हो रहा है, ड्रॉट अफेक्ट्स क्रॉप्स फिजियोलॉजी बाय रिड्यूसिंग लीफ एरिया, suppressing photosynthesis and inhibiting pollination and green formation। सक्सेसिव ड्रॉट ईयर्स अगर आते हैं तो फार्मर्स को और ज्यादा दिक्कत होती है कि पिछले साल भी फसल नहीं हुई, इस साल भी फसल नहीं हुई, तो वो उधारी में चले जाते हैं, है ना। और इस सबसे जो सॉइल हेल्थ है वो भी हमारी रिड्यूस होने लगती है। सो ड्रॉट प्रिपेयर्डनेस जरूरी होती है इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज के लिए। मॉइस्चर कंजर्वेशन यहाँ पे इसलिए और ज्यादा एसेंशियल हो जाता है, बट पुअरली अडॉप्टेड है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एवेन्यूज ही नहीं है इतना सब कुछ प्रोवाइड करने के। अनसर्टेन मॉइस्चर, सॉरी, अनसर्टेन मॉनसून बिहेवियर है यहाँ पे ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के अंदर। अनसर्टेन मॉनसून बिहेवियर से हमारा क्या मतलब है? जो मॉनसून है ड्राई लैंड का, इट इज नॉट ओनली वीक बट ऑल्सो हाईली अनप्रिडिक्टेबल, with long dry spell of 10 days 20 days appearing even in otherwise normal rainfall years। तो मॉनसून अनप्रिडिक्टेबल है ना, 10-20 दिन की बारिश हुई और खत्म। तो ये जो मिड सीजन ड्राई स्पेल होते हैं, दे कॉजेज जर्मिनेशन फेलियर, सीडलिंग मोर्टेलिटी या ड्राइंग ऑफ फ्लावरिंग शूट्स इन पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। और अनसीजनल रेन्स जो होती हैं हार्वेस्ट के आसपास, वो ग्रेन्स को डैमेज करती हैं, फंगल इन्फेक्शंस आते हैं उनकी वजह से, और स्टोरेज के लॉसेस होते हैं। तो ये जो अनसर्टेनिटी हो रही है, दिस इंक्रीजेस प्रोडक्शन रिस्क, और इसकी वजह से फार्मर जो है फर्टिलाइजर और इम्प्रूव सीड नहीं यूज कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इतना पैसा लगाओ, उसके बाद भी लॉसेस हो जाने हैं, तो क्या ही फायदा हुआ लगाने का। अब इसमें फिर सॉइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं कुछ कुछ। अभी तक तुमने क्लाइमेट रिलेटेड प्रॉब्लम समझी, अब सॉइल रिलेटेड प्रॉब्लम देखते हैं। जो ड्राईलैंड सॉइल होती है उनके पास भी मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स है, जैसे लो फर्टिलिटी है, पुअर स्ट्रक्चर है, सॉइल इरोजन है, क्रस्टिंग है, न्यूट्रिएंट इम्बैलेंसेस है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है। इवन अगर बारिश हो भी रही है तो मिट्टी में इतनी दिक्कतें हैं कि वहां प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो रही है। सॉइल प्रॉब्लम जो होती है वो लॉन्ग टर्म और स्ट्रक्चरल है, जो कि वाटर रिटेंशन को भी अफेक्ट करती हैं और न्यूट्रिशन के सप्लाई को भी। जैसे लो फर्टिलिटी सॉइल और ऑर्गेनिक मैटर अगर होता है, तो मोस्ट ड्राईलैंड सॉइल जो होती हैं दे हैव लो ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन इतना कम होता है कि 0.3 से 0.5% के बीच में रहता है, जिसकी वजह से वो मॉइस्चर रिटेन नहीं कर पाती, न्यूट्रिशन रिटेन नहीं कर पाती। कॉन्टिन्यूस सेरल बेस्ड क्रॉपिंग होती है विदाउट लेग्यूम्स और ऑर्गेनिक मैटर, तो इसके थ्रू क्या होता है? इट एक्सलरेट न्यूट्रिएंट माइनिंग एंड सॉइल डिग्रेडेशन। क्यों? क्योंकि अगर आप लेग्यूम्स लगाओगे तो तब तो फिर भी आपको ये है कि ठीक है नाइट्रोजन फिक्स हो रही है, अभी आपकी नाइट्रोजन ही फिक्स नहीं हो रही है। लो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जिसकी वजह से माइक्रोबियल एक्टिविटीज कम होने लगती है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग स्लो हो जाती है, और अल्टीमेटली नाइट्रोजन और फास्फोरस की अवेलेबिलिटी अफेक्ट होती है। फर्टिलाइजर यूज करने से क्या होगा? जो तो यहाँ पे फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी ये हमेशा खराब रहती है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट जो हैं दे कैन नॉट मूव सफिशिएंटली इन ड्राई सॉइल टू रीच प्लांट रूट्स। ये भी एक दिक्कत है कि अगर आप फर्टिलाइजर लगा भी रहे हो तो फर्टिलाइजर उतने अच्छे से यूज नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि मिट्टी इतनी सूखी है कि वो पेड़ पौधों की जड़ों तक पहुंच ही नहीं पा रहा फर्टिलाइजर। कई बार जब पहुंच भी रहा है तो बहुत कम पहुंच रहा है, मतलब उसकी एफिशिएंसी काफी पुअर है। तो ये भी एक इशू है कि फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी जो है वो काफी ज्यादा पुअर होती है आपके लो सॉइल फर्टिलिटी और ऑर्गेनिक मैटर वाले केस में। फिर आपका सॉइल इरोजन का केस होता है, जिसमें विंड और वाटर इरोजन होते हैं। अब क्योंकि मिट्टी वहां की इतनी सूखी है कि मिट्टी धूल बन के उड़ने लगती है। ड्राईलैंड एक्सपीरियंस सीवियर इरोजन, वाटर इरोजन ड्यू टू हाई इंटेंसिटी मानसून, की एकदम से बारिश हुई मिट्टी बह गई, है ना। और उसके अलावा विंड इरोजन इन सैंडी एरिड रीजन, जैसे रेगिस्तान में धूल उड़ती है। तो इरोजन क्या करता है? ये टॉप फर्टाइल सॉइल जो होती है जिसमें ह्यूमस और मिनरल्स होते हैं उसे ही रिड्यूस कर दे रहा है, रिड्यूसिंग सॉइल डेप्थ एंड प्रोडक्टिविटी ओवर टाइम। फिर इसमें गलीज बनती हैं, रिल्स बनती हैं, शीट इरोजन होता है। ये हम लोग सॉइल वाले चैप्टर में ज्यादा बेटर वे में समझ पाएंगे कि गली इरोजन, रिल इरोजन, शील इरोजन क्या क्या चीजें होती हैं। इसकी वजह से फील्ड काफी ज्यादा अनइवन हो जाती है, जिसकी वजह से मैकेनाइजेशन या इन्फिल्ट्रेशन करना भी हो अगर मिट्टी का तो वो मुश्किल हो जाता है। इरोजन की वजह से डाउनस्ट्रीम सिल्टेशन भी होता है इसमें, जिसकी वजह से टैंक और रिजर्वायर्स या इरिगेशन कैनाल्स जो है वो भी अफेक्ट होते हैं, कि आपके जो वाटर टैंक्स हैं, इरिगेशन कैनाल्स है, उसमें धूल जम रही है, तो आपका पानी उसमें स्टोर नहीं हो पा रहा, पानी आपका खराब होता जा रहा है उसके अंदर। थर्ड इसमें आता है सॉइल क्रस्टिंग, हार्ड पैंस एंड पुअर स्ट्रक्चर। बहुत सारे ड्राईलैंड सॉइल ऐसे होते हैं, स्पेशली रेड सॉइल, ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा, एल्फी सॉल्स। ठीक है, ड्राईलैंड सॉइल्स की बात हो रही है, एल्फी सॉल्स। दे फॉर्म सरफेस क्रस्ट अपॉन ड्राइंग।
सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग सीड जर्मिनेशन एंड रूट पेनिट्रेशन। मतलब सरफेस इतना हार्ड हो जाता है कि सीड वहां से जर्मिनेट होकर बाहर ही नहीं आ पाएगा, या इतनी हार्ड मिट्टी हो जाएगी कि जड़ उसके अंदर आगे तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो लॉन्ग टर्म प्लोइंग एट द सेम डेप्थ क्रिएट्स हार्ड पेन्स, restricting root development and water infiltration. Poor soil aggregation and low clay content further reduce water retention, causing rapid drying after rainfall. सॉइल एग्रीगेशन पुअर है ना, क्ले कंटेंट सही नहीं है, तो उससे क्या होगा, जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है वो बेकार हो जाएगी। वाटर रिटेंशन ही नहीं होगा अगर सही से, तो मतलब बारिश तो हुई बट उसके बाद भी मिट्टी फौरन सूख गई। तो इसके लिए करेक्टिव प्रैक्टिसेस की जाती है, जैसे डीप प्लगिंग, मल्चिंग और सॉइल कंडीशनर, बट दे आर नॉट वाइडली अडॉप्टेड ड्यू टू कॉस्ट एंड अवेयरनेस कंस्ट्रेंट्स। फिर हमारे पास में सॉइल सैलिनिटी और एल्कलिनिटी के इशू होते हैं। कुछ ड्राई लैंड रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे सैलिन या एल्कलाइन सॉइल्स है, स्पेशली जहाँ पे ग्राउंड वाटर इज ब्रैकिश या फिर कैनाल सीपेज होती है। तो सैलिनिटी क्या करती है, सीड जर्मिनेशन को रिड्यूस करती है, ठीक है, और ऑस्मोटिक बैलेंस को डिस्टर्ब करती है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि सीड जर्मिनेशन और ऑस्मोटिक बैलेंस को किस तरह की सॉइल बिगाड़ती है, तो जो सैलिन सॉइल होती है वो आपके सीड जर्मिनेशन को और ऑस्मोटिक बैलेंस को बिगाड़ती हैं। और जो एल्कलिनिटी होती है, ये न्यूट्रिएंट सप्लाई, ये न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करती है, जिसमें आपका पी, एफ और जेडन, ये आपकी न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करती है। सॉल्ट एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो इट इज वर्जन बाय पुअर क्वालिटी इरिगेशन वाटर एंड इनएडुकेट ड्रेनेज। तो इसकी वजह से क्या होता है, सॉइल जो सॉल्ट एक्यूमुलेशन है वो और ज्यादा होने लग जाता है। अब इसे ठीक करने के लिए क्या चाहिए, हमें जिप्सम डालना पड़ेगा, ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स डालने पड़ेंगे, सॉल्ट टॉलरेंट वेराइटीज लेकर आनी पड़ेगी। तो अब एक चीज आपको समझ आ गया कि अगर आपकी मिट्टी में कभी भी सैलिनिटी या एल्कलिनिटी है तो आप क्या सॉल्यूशन डालेंगे, आप जिप्सम डालोगे। आपका ऑब्जेक्टिव का एक आंसर इसी स्लाइड पे रेडी हो गया, है ना। बट इसके अंदर क्या दिक्कत है, जो हमारे छोटे फार्मर्स हैं ये इतना एक्सपेंसिव हो जाता है कि दे कैन नॉट अफोर्ड इट। फिर वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, वाटर स्कैर्सिटी तो एक लिमिटेड फैक्टर है ये ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का, उसकी वजह से यहाँ पे क्रॉप चॉइस भी अफेक्ट होती है। अगर हमारे पास पानी का ही नहीं होगा तो हमारा क्रॉप चॉइस उसमें अफेक्ट हो जाएगी, ड्यूरेशन सही नहीं होगा, इनपुट यूज बिगड़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी बिगड़ जाएगी, है ना। अब ये चाहे नेचुरल वाटर रिटेंशन हो या इरिगेशन सपोर्ट की बात हो, यहाँ पे लैक ऑफ अश्योर्ड इरिगेशन है। तो ज्यादातर ड्राईलैंड फार्मर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बारिश के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, विद मिनिमल एक्सेस टू कैनाल, वेल और ट्यूबवेल इरिगेशन। मतलब यहाँ पे आपके पास प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज ही नहीं है। इवन अगर ग्राउंड वाटर अवेलेबल है तो एक्सट्रैक्शन कॉस्ट इतनी ज्यादा है, क्योंकि वाटर टेबल इतना ज्यादा नीचे है और हमारी एनर्जी की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, कि वो नीचे का पानी बाहर लेकर आ पाना खेती के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो रहा है। फिर लैक ऑफ एश्योर्ड इरिगेशन मींस है, लैक ऑफ एश्योर्ड इरिगेशन मतलब जो फार्मर्स है दे कैन नॉट ग्रो लॉन्ग ड्यूरेशन और हाई वैल्यू क्रॉप्स, और वो फिर छोटे जो ड्रॉट टॉलरेंट मिलेट्स और पल्सेस हैं उन्हीं के ऊपर उन्हें डिपेंड होना पड़ता है। इरिगेशन अनसर्टेनिटी इतनी है कि जिसकी वजह से फर्टिलाइजर यूज भी उन्हें लिमिट करना पड़ता है, और इंप्रूव्ड वेराइटीज को वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि इरिगेशन नहीं है। आप महंगा बीज लेकर भी कैसे आ जाओगे जब आपको पता है कि आपके पास इरिगेशन के इशू की वजह से आपकी जर्मिनेशन और प्रोडक्टिविटी बेकार हो जाएगी। पुअर रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, ऑल्दो ड्राईलैंड एरिया में थोड़ी बारिश तो हो रही है बट काफी ज्यादा पानी जो है वो बह जाता है। क्यों? क्योंकि टैंक्स नहीं है, चेक डैम्स नहीं है, कंटूर बंस और फार्म पॉन्ड्स नहीं है। अब टैंक तो आपको पता है जो टैंक बन जाता है गांव में, चेक डैम्स भी आप समझ सकते हैं, कंटूर बंस आप लोगों को भी आइडिया नहीं होगा, फार्म पॉन्ड यहाँ पे बन नहीं पाते क्योंकि पानी उड़ जाता है। जो ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो है, दे हैव डिग्रेडेड ओवर डिकेड्स ड्यू टू पुअर मेंटेनेंस एंड एंक्रोचमेंट्स। विदाउट स्टोरेज फार्मर एक्सेस मानसून रेनफॉल को यूज नहीं कर पाते फॉर प्रोटेक्टिव इरिगेशन ड्यूरिंग ड्राई स्पेल्स। अगर उस बारिश के पानी को आप किसी तरह स्टोर कर लो, हार्वेस्ट कर लो, तो आप फिर भी यूज कर सकते हो, बट देन हर चीज की कॉस्टिंग इतनी ज्यादा है कि पैसा इन फार्मर्स के पास ऑलरेडी नहीं है। इसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है उसका वेस्ट हो रहा है। क्यों? पानी हुआ, ठीक है, 10 दिन बहुत बारिश हुई पूरे साल में, इतनी बारिश हुई कि पानी बह गया, आप उस पानी को स्टोर ही नहीं कर पाए। अगर आप स्टोर कर लेते तो फिर वो इरिगेशन या लाइफ स्टॉक के लिए यूज हो रहा था, बट अभी यूज नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि पानी तो बह गया। और सॉइल मॉइस्चर वैसे भी लो है, सॉइल मॉइस्चर रिटेंशन और फास्ट ड्राइंग। अगर बारिश हो भी रही है, पुअर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की। क्यों? क्योंकि सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, सॉइल सैंडी है और शैलो डेप्थ है। इवन आफ्टर रेनफॉल इवेंट सॉइल ड्राइज अप विद इन 2 to 4 days, क्रिएटिंग मॉइस्चर स्ट्रेस थ्रू आउट द ग्रोइंग पीरियड। लैक ऑफ मल्चिंग, रेसिड्यू रिटेंशन एंड कवर क्रॉप्स, इस सब की वजह से जो सरफेस ड्राइज है वो और ज्यादा बढ़ती है, कि ये सब है ही नहीं यहाँ पे, मल्चिंग भी नहीं है, रेसिड्यू रिटेंशन भी नहीं हो पाता, कवर क्रॉप्स भी नहीं है, तो क्या होगा, सरफेस और ज्यादा ड्राई हो जाएगा। लो मॉइस्चर रिटेंशन नॉट ओनली रेस्ट्रिक्ट्स क्रॉप चॉइस बट ऑल्सो रिड्यूसेस सीडलिंग सर्वाइवल, फर्टिलाइजर एफिशिएंसी एंड माइक्रोबियल एक्टिविटी। क्लियर? आगे चलते हैं। फिर है क्रॉप प्रोडक्शन प्रॉब्लम।
जो क्रॉप और प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स क्या होती है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में, मेनली हमारे मॉइस्चर स्ट्रेस, पुअर सॉइल फर्टिलिटी और लिमिटेड इनपुट यूज की वजह से होती है, पेस्ट वल्नरेबिलिटी और नैरो क्रॉप चॉइसेस की वजह से। कि आपके पास क्रॉप की और प्रोडक्शन की प्रॉब्लम्स है, क्यों? क्योंकि आपके पास क्रॉप्स के ऑप्शंस ही नहीं है इतने ज्यादा। तीस इश्यूज, ये जितने भी इश्यूज हैं हमारे, मॉइस्चर स्ट्रेस, पुअर सॉइल फर्टिलिटी, लिमिटेड इनपुट यूज, पेस्ट वल्नरेबिलिटी एंड नैरो क्रॉप चॉइसेस, कलेक्टिवली इनकी वजह से यील्ड कम होती है और इनस्टेबिलिटी अक्रॉस द सीजन बढ़ जाती है। जैसे सबसे पहले इसके अंदर हम लोग लो प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स की बात करते हैं। जो ड्राईलैंड क्रॉप्स होते हैं टिपिकली 30 to 50% ऑफ द ईल्ड अचीव कर पाते हैं इन इरिगेटेड सिस्टम। क्यों? बिकॉज प्लांट रेयरली रिसीव एडुकेट मॉइस्चर ड्यूरिंग क्रिटिकल फिजियोलॉजिकल स्टेजेस। तो यील्ड कितनी रह गई? 30 से 50%। यील्ड पोटेंशियल रिमेन अनएक्सप्रेस्ड ड्यू टू न्यूट्रिएंट स्ट्रेस, हाई टेम्परेचर, इरेटिक मॉइस्चर अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड। ट्रेडिशनली जो लॉन्ग ड्यूरेशन लो यील्डिंग वैरायटी होती हैं, दे आर स्टिल वाइडली यूज्ड। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क कम है और लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ स्ट्रेस टॉलरेंट हाइब्रिड्स। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो रिटर्न हो रहा है, जो मतलब इनकम जनरेशन एवेन्यूज है, जो फाइनेंशियल रिटर्न है पर हेक्टेयर, वो हमारी कम हो रही है। और जब आपकी यील्ड नहीं होगी, आपके पास पैसा नहीं आएगा, तो आप फर्दर उसे इन्वेस्ट भी कैसे करोगे? तो ये भी इशू है। इसमें हम सिर्फ इश्यूज पढ़ रहे हैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के, किस किस तरह से इश्यूज हो रहे हैं उसमें। सबसे पहले हम इसमें सॉइल रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ रहे, सॉरी, क्लाइमेट रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ रहे थे, फिर सॉइल रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ी, फिर हमने वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ी, और अब हम ये वाली प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं। फ्रीक्वेंट क्रॉप फेलियर्स होते हैं इसके अंदर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मिड सीजन ड्राई स्पेल, अर्ली विड्रॉल ऑफ मॉनसून और सडन ड्रॉट्स, इस सब की वजह से क्या होता है, पार्शियल या कंप्लीट क्रॉप फेलियर होता है। सीडलिंग मोर्टेलिटी होती है, पुअर टिलरिंग होती है, फ्लावर ड्रॉप होता है, और ग्रेन्स भी प्रॉपरली नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर का स्ट्रेस हो रहा है। अब बिकॉज इनपुट इन्वेस्टमेंट जो है इसमें रिस्की लगते हैं, तो फार्मर्स क्या करते हैं, लो इनपुट मैनेजमेंट पे काम करते हैं, विच फर्दर एम्पलीफाइज क्रॉप वल्नरेबिलिटी। क्रॉप फेलियर साइकिल जो होती है, इसकी वजह से यहाँ के किसान और ज्यादा गरीबी में जा रहे हैं और उधारी में जा रहे हैं। लिमिटेड क्रॉप ऑप्शंस होते हैं इसमें, नैरो क्रॉप बेस होता है, जो ड्राईलैंड होता है ना, दे सपोर्ट प्राइमरली शॉर्ट ड्यूरेशन या फिर डॉट टॉलरेंट क्रॉप। अब वो कौन से होते हैं? ज्वार, बाजरा, अरहर की दाल, मूंग की दाल, या फिर कैस्टर और सेसमे। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इनटू हाई वैल्यू ऑप्शंस इज रेस्ट्रिक्टेड। क्यों? क्योंकि पानी नहीं है, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स है। अब आप सब्जी, फल, मसाले नहीं उगा सकते, क्योंकि आपके पास पानी की भी कमी है, आपके पास टेम्परेचर के भी इशू है। तो आपके पास नैरो क्रॉप बेस हो गया। नैरो क्रॉप बेस होने की वजह से क्या है, आपकी इनकम अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, रिस्क बढ़ रहा है, क्योंकि जो भी कुछ है, यही चार से क्रॉप्स के ऊपर सारी खेती उनकी डिपेंड करती है। मोनोक्रॉपिंग ऑफ हार्डली ड्राईलैंड क्रॉप्स ऑल्सो प्रमोट पेस्ट बिल्डअप एंड न्यूट्रिएंट डिप्लीशन ओवर टाइम। जब आपके पास क्रॉप्स करने के लिए ही ऑप्शन ज्यादा नहीं है, आप मोनोक्रॉपिंग में काम कर रहे हो ज्यादातर, तो उसकी वजह से पेस्ट बिल्डअप भी होता है और न्यूट्रिएंट भी डिप्लीट करने लग जाते हैं। पुअर प्लांट स्टैंड स्टैब्लिशमेंट, इनएडुकेट सॉइल मॉइस्चर जो होता है सोइंग स्टेज में, जिसकी वजह से पुअर जर्मिनेशन होता है, सीडलिंग्स वीक्स होते हैं, और प्लांट पॉपुलेशन भी अनइवन रहती है, जिसकी वजह से, उसकी वजह से क्या होता है, यील्ड पोटेंशियल हमारा कम हो जाता है। हैवी रेन्स अगर अचानक से आ जाती है, तो सीड्स हमारे बह जाते हैं, या क्रस्टिंग हो जाती है, और या फिर उन्हें इमर्ज होने से रोक देते हैं। इरेटिक रेनफॉल पैटर्न जब होता है, तो उसकी वजह से कोई सोइंग का टाइम प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, कि भैया कब उगाओ, आपके पास नियमित बारिश ही नहीं हो पा रही है। स्पेशली जैसे सॉर्गम या ग्राउंडनट जैसे क्रॉप्स हैं, इनको ज्यादा दिक्कतें होती हैं। तो वीक क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट होता है, जिसकी वजह से वीड का प्रेशर बढ़ जाता है, और ओवरऑल कॉम्पिटेटिवनेस जो है क्रॉप की, वो हमारी कम होने लगती है। फिर हमारे टेक्नोलॉजिकल और इनपुट कंस्ट्रेंट्स होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो क्योंकि पैसा ऑलरेडी कम है, आउटपुट कम आ रहा है, तो फार्मर टेक्नोलॉजी में नहीं इन्वेस्ट कर पाते। इनपुट एक्सेस ये सब फार्मर्स के लिए कम है, फार्म मैकेनाइजेशन नहीं हो पाता, साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं हो पाता, और इसकी वजह से क्योंकि ये सब नहीं हो पाता, तो वो अपने नेचुरल डिसएडवांटेजेस को ओवरकम भी नहीं कर पाते। सबसे पहले इसमें है लिमिटेड अडॉप्शन ऑफ इम्प्रूव्ड वेराइटीज एंड टेक्नोलॉजीज। अडॉप्शन ऑफ ड्रॉट टॉलरेंट, अर्ली मैच्योरिंग, पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज रिमेन लो। क्यों? क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है, पुअर सीड रिप्लेसमेंट रेट्स हैं, और लैक ऑफ अवेयरनेस है। बहुत सारे फार्मर जो हैं, दे कंटिन्यू टू यूज फार्म सेफ सीड्स विद लो विगर एंड जेनेटिक डिटोरिएशन। Improved implements like seed drills, planters, residue management tools, precision sprayers, ये accessible ही नहीं है। क्यों? क्योंकि महंगे हैं। And lack of demonstration and weak extension, this also reduces confidence in adoption of new technologies। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल रहा, अगर अडॉप्ट भी कर ले तो कैसे चलाना है। लो एंड इम्बेलेंस फर्टिलाइजर यूज है। फार्मर्स कई बार जो है बहुत कम फर्टिलाइजर लगाते हैं, या थोड़ा सा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि रेनफॉल का उन्हें आइडिया नहीं है, या फिर उन्हें लगता है कि अगर सूखा पड़ गया, तो जो फर्टिलाइजर का पैसा लगा रहे हैं वो भी सब बर्बाद हो जाएगा। इम्बेलेंस एप्लीकेशन होती है, मेनली नाइट्रोजन, जिसकी वजह से पी के और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी हमारे पास डेफिशिएंसी बढ़ने लगती है, वो मिट्टी के अंदर बन ही नहीं पाते हैं। उससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी
जो होती है उसकी खेती की वो और ज्यादा कम होने लगती है। अल्टीमेटली पैसे की इतनी दिक्कत हो जाती है, अवेयरनेस की इतनी दिक्कत हो जाती है, क्यों? क्योंकि बारिश ही नहीं है, पानी ही नहीं है, लो ऑर्गेनिक मैटर है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स मोबिलाइज नहीं हो पाते, तो फर्टिलाइजर भी उतने इफेक्टिव नहीं रह पाते। सॉइल टेस्टिंग सर्विसेज लिमिटेड है, तो वो बस गैस वर्क पे काम करते हैं। पुअर मैकेनाइजेशन और लेबर कंस्ट्रेंट्स है, स्मॉल फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स है, छोटी छोटी जमीन है, अनइवन टेरेन है, तो उसकी वजह से मैकेनिकल डिवाइसेस यूज करना मुश्किल हो रहा है। वो यूज भी करोगे तो इतना महंगा है कि आपके लिए अनइकोनॉमिकल होता जा रहा है ना। एंड लैक ऑफ कस्टम हायरिंग सेंटर्स प्रिवेंट्स शेयर्ड एक्सेस टू सोइंग मशीन्स, हार्वेस्टर्स एंड टिलेज टूल्स। कस्टम हायरिंग सेंटर होंगे तो आपके पास ठीक है एक शेयर्ड मशीनरी हो जाएगी, यहाँ पे वो भी अवेलेबल नहीं है। मैनुअल लेबर डिपेंडेंस है, तो उसकी वजह से क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है ना। क्रिटिकल ऑपरेशन जो है सोइंग या वीडिंग वो डिले होने लगते हैं, क्योंकि भाई आदमी के तो काम करने की लिमिट है ना। एंड ड्यूरिंग पीक पीरियड जो लेबर होती है उसकी शॉर्टेजेस होने लगती है, जिसकी वजह से क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट के इश्यूज आने लगते हैं। वीक इरिगेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पुअर माइक्रो इरिगेशन अडॉप्शन। माइक्रो इरिगेशन की भी बात करें अगर, ड्रिप की या स्प्रिंकलर की, ये कम है। क्यों? क्योंकि इनकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बहुत कम है हमारे पास। वैसे तो ये ड्राई लैंड के लिए काफी अच्छे हैं, काफी अच्छी एफिशिएंसी होती है ड्रिप इरिगेशन की भी, स्प्रिंकलर की भी, और ड्रिप तो सबसे अच्छा होता है। बट देन इनकी इतनी ज्यादा कॉस्ट हो जाती है कि छोटे फार्मर्स अफोर्ड ही नहीं कर पाते। एनर्जी कंस्ट्रेंट्स हैं, इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, डीप वाटर टेबल है, जिसकी वजह से पंप बेस्ड इरिगेशन भी डिस्करेज हो जाता है। मतलब होता है बट उतना ज्यादा अच्छा आउटपुट नहीं आ पाता। एब्सेंस ऑफ फील्ड चैनल, स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड रिचार्ज सिस्टम, इट प्रिवेंट्स ऑप्टिमल यूज ऑफ मॉनसून वाटर्स। ये जो लिमिटेशंस है, इसकी वजह से हाई वैल्यू क्रॉप्स की फिजिबिलिटी खत्म हो जाती है। क्लियर? अब सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात करते हैं हम लोग। सोशो इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? जो सोशो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो चॉइस ऑफ क्रॉप्स, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज, एबिलिटी टू इन्वेस्ट और रेजिलियंट टू शॉक, इसको अफेक्ट करते हैं। जैसे स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है। अब अगर छोटी छोटी लैंड होल्डिंग है जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम है, जो हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स कहलाते हैं, है ना, या इरेगुलर शेप प्लॉट्स हैं, तो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स वहां पे डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट है। फ्रेगमेंटेशन की वजह से ड्रजरी ज्यादा हो जाती है, मैकेनाइजेशन नहीं हो पाता, इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं हो पाती। भाई किसी के पास मान लो 50 बीघा खेत से या 100 बीघा खेत से वो कोई चीज बेच रहा है ना, मान लो उसके पास 100 किलो राइस है, तो वो 100 किलो राइस की बात करेगा मंडी में जाके। किसी के पास 5 किलो ही चावल बन पाया है, तो वो क्या ही भाव ताव कर पाएगा। स्मॉल होल्डिंग रेस्ट्रिक्ट डाइवर्सिफिकेशन इनटू ऑर्कर्ड्स, एग्रोफोरेस्ट्री और लाइवस्टॉक बिकॉज ऑफ इनएडुकेट स्पेस। दूसरा, आपके पास ना तो आप एग्रोफोरेस्ट्री का काम कर सकते हैं, ना ऑर्कर्ड कर सकते हैं, ना ही आप लाइव स्टॉक रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास जगह ही नहीं है जानवर को भी रखने की। तो आपके इनकम के एवेन्यूज फर्दर कम होने लगते हैं। लो इनकम लेवल, पुअर इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी, रिकरिंग क्रॉप रिकरेंट क्रॉप फेलियर्स की वजह से क्या होता है, या फिर लो यील्ड या पुअर मार्केट एक्सेस की वजह से क्या होता है, जो इनकम होती है उनकी थोड़ी बहुत खेती की भी, वो भी कम होती है। इसकी वजह से क्या रहता है, जो फर्दर परचेज ऑफ फर्टिलाइजर्स होता है, क्वालिटी सीड्स या मशीनरी होता है, वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब पैसा ही नहीं है, आप इन्वेस्ट कैसे करोगे? फार्मर रिमेन्स ट्रैप्ड इन लो इनपुट लो आउटपुट साइकिल ड्यू टू फियर ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस इन ड्रॉट ईयर्स। Lack of saving reduces resilience, making even minor climatic shocks economically devastating. वीक मार्केट लिंकेज, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सारे जो ड्राई लैंड एरियाज हैं उनके पास एपीएमसी के लिए एक्सेस नहीं है, स्टोरेज स्ट्रक्चर्स नहीं है, कोल्ड चेन्स नहीं है, प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है, जिसकी वजह से डिस्ट्रेस सेल्स होती है इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट। भाई आपकी फसल हो गई, जो भी थोड़ा बहुत आउटपुट हुआ, उसे आप कहाँ बेचोगे? आपके पास अगर प्रॉपर इंफ्रा हो तो आप उसको मान लो 100 रुपए किलो आपको बेचना है। बट देन आपको लगता है कि मैं 2 दिन तक इसे रख भी नहीं सकता, तो आज मुझे अगर 70 भी मिल रहा तो मैं 70 में बेच दूं, क्योंकि मुझे 100 वाला ढूंढना पड़ेगा और वो भी पता नहीं कि अवेलेबल है या नहीं है। लो मार्केट इंटीग्रेशन होता है तो बार्गेनिंग पावर भी कम हो जाती है, और फार्मर जो होती हैं हाई वैल्यू मार्केट तक नहीं पहुंच पाते हैं। एब्सेंस ऑफ ग्रेडिंग, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग इंफ्रा, ये फर्दर इनका वैल्यू एडिशन या प्रॉफिटेबिलिटी का काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है। लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट, इंश्योरेंस एंड एक्सटेंशन, ऐसा हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है, तो आई थिंक इस स्लाइड को आप सिर्फ रीड करिएगा, इसमें कुछ ऐसा समझाने का नहीं है। तो समराइज वे में मैंने यहाँ पे स्लाइड में सारे इसकी प्रॉब्लम्स डाली हैं, एक तरह से समरी की तरह। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर जो होता है प्राइमरी लो और इरेटिक रेनफॉल की वजह से सफर करता है। हाई एवापो ट्रांसपिरेशन और फ्रिक्वेंटली ड्रॉट्स यहाँ पर आते हैं, जिसकी वजह से एक परसिस्टेंट मॉइस्चर स्ट्रेस बना हुआ है और क्रॉप प्रोडक्शन काफी ज्यादा अनसर्टेन है। सॉइल प्रॉब्लम की बात करें, जैसे लो ऑर्गेनिक मैटर, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, इरोजन, क्रस्टिंग और शैलो सॉइल डेप्थ, फर्दर रूट ग्रोथ को, वाटर रिटेंशन को और फर्टिलाइजर एफिशिएंसी को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो वेल बिलो इरिगेटेड सिस्टम रहती है।
वाटर लिमिटेशंस होती हैं जैसे कि एब्सेंस ऑफ एश्योर्ड इरिगेशन, पुअर रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फिर रैपिड सॉइल मॉइस्चर लॉस। इसकी वजह से फार्मर्स जो होते हैं वो सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन या फिर ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स की बात कर पाते हैं और हाई वैल्यू क्रॉप में डाइवर्ट नहीं कर पाते हैं। प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स है जो कि पुअर क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट की वजह से आते हैं, नैरो क्रॉप चॉइसेस की वजह से आते हैं, लो यील्डिंग या फिर रिकरिंग क्रॉप फेलियर की वजह से आते हैं, जो फर्दर डिस्करेज करता है फ्रॉम अडॉप्टिंग इंप्रूव टेक्नोलॉजीज और इन्वेस्टिंग इन इनपुट्स। टेक्नोलॉजिकल एंड इनपुट कॉन्स्टेंट्स की बात करें लाइक लो मैकेनाइजेशन, लिमिटेड एक्सेस टू हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इम्बैलेंस फर्टिलाइजर्स यूज, वीक एक्सटेंशन एंड लो माइक्रो इरिगेशन, तो ये क्या करेगा, फर्दर एग्रीवेट कर देगा इस यील्ड गैप को इन ड्राईलैंड रीजन। तो मतलब इसमें कुछ पॉजिटिव हो ही नहीं रहा, सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव होता जा रहा है। सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस होते हैं कि जैसे किसी पे छोटे खेत हैं, किसी की कम इनकम है, मार्केट लिंकेजेस नहीं है, पुअर क्रेडिट एक्सेस है, इनएडिक्वेट रिस्क मिटिगेशन स्कीम्स है, तो इट फर्दर ट्रैप्स फार्मर इन द साइकिल ऑफ लो इनपुट लो आउटपुट फार्मिंग। आई होप इस स्लाइड के बाद आपको पीछे का पूरा समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया होगा तो वीडियो को प्लीज एक बार और देखिएगा, फिर भी कोई डाउट है तो स्क्रीनशॉट लेके आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप या चैनल में मैसेज पहुंचा सकते हैं। दैट्स ऑल इन द वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो सही लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।